नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कलाम परिवार की ओर से जो इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी उसी में हम अपनी अगली क्लास लेकर उपस्थित हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान या भारतीय राजव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत का संविधान, इस भारत के संविधान में संविधान शब्द का क्या तात्पर्य होता है साथियों? संविधान के अंदर उस देश के जो वैचारिक तत्व होते हैं या उस देश के जो आदर्श होते हैं या जो हमारा संविधान है उस संविधान का साध्य क्या है उनका उल्लेख किया जाता है। इसके साथ साथ में संविधान में क्या होता है, उस देश की जो संस्थाएं होती है, जो संवैधानिक संस्थाएं होती है उनका उल्लेख भी किया जाता है। तो ये संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है साथियों? साध्य के रूप, साधन के रूप में काम करती है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किसके रूप में काम करती है? साधन के रूप में काम करती हैं। जबकि हमें क्या करना होता है, इस साधन की सहायता से जो वैचारिक तत्वों के अंदर जो साध्य लिखे हुए हैं उन साध्यों की प्राप्ति करनी है। तो क्वेश्चन ये उठा कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में कौन कौन से वैचारिक तत्व हैं। तो हमारे संविधान में वैचारिक तत्व हैं साथियों, प्रस्तावनी यानी कि प्रीएम्बल, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारे संविधान के क्या है साथियों? आदर्श है। ये हमारे संविधान के क्या है? साध्य है। ये हमारे संविधान के क्या है? वैचारिक तत्व हैं। अगर हम बात करें एक पाश्चात्य विचारक, अगर हम बात करें पाश्चात्य विचारक ग्रेनविल ऑस्टिन, पाश्चात्य विचारक ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था साथियों कि भारत का जो संविधान है उस संविधान का उद्देश्य क्या है कि सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति को सुनिश्चित करना। हमारा जो संविधान है इस संविधान का उद्देश्य क्या है कि इसकी सहायता से हम क्या करना चाहते हैं? सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति को सुनिश्चित करना चाहते हैं। कि अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा संविधान केवल सरकारों के निर्माण के लिए नहीं बना है। हमारा इस संविधान ऐसा एक साधन है जिसकी सहायता से हम इस सोसाइटी के अंदर क्या करने वाले हैं साथियों? सोशल इक्वलिटी लेके आने वाले हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी लेके आने वाले हैं। ऐसा किन्होंने बोला था साथियों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था। जिस प्रकार से अगर हम बात करें अलग अलग देशों की, वहाँ पे परिवर्तन करने के लिए क्या हुई साथियों? क्रांतियाँ हुई और क्रांति होने के बाद में उन समाजों में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। लेकिन हमारा देश का जो संविधान है वो संविधान क्या है? परिवर्तन का माध्यम है। परिवर्तन का माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करने वाले हैं? जिसकी सहायता से हम समाज के अंदर सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति करने वाले हैं। तो हम क्या अभी तक हम वैचारिक तत्वों की बात करें तो वैचारिक तत्वों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ ली है, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और डीपीएसपी की एक हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी थी साथियों। आज हम डीपीएसपी की दूसरी क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसी डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 51 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पढ़ने वाले हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने बताया आपको कि जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमको समय समय पर क्या करते रहते हैं? दिशा निर्देशित करते रहते हैं ताकि हम क्या कर सके साथियों? जीवन में आगे प्रगति कर सके। उसी प्रकार से हमारा संविधान भी हमारे देश की सरकारों को समय समय पर क्या करता रहता है? दिशा निर्देशित करता रहता है, समय समय पर गाइडलाइन बताता रहता है, समय समय पर सिद्धांत बताता रहता है ताकि हमारी सरकारें भी क्या कर सके साथियों? प्रगतिशील बनी रह सके और हमारे जो लोग हैं लोगों का क्या कर सके? सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान सुनिश्चित कर सके। ये है डीपीएसपी। अगर हम बात करें कल की क्लास की या जो डीपीएसपी की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी साथियों, उसके अंदर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़े थे एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 के अंदर क्या था साथियों? राज्य की परिभाषा थी, स्टेट की डेफिनेशन थी और ये लिखा था कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 के अंदर दी हुई है। और मैंने आपको बताया था आर्टिकल, इसको याद करने के लिए 12 × 3 और 12 कितने हो जाएंगे साथियों? 36। यानी आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 में किसकी डेफिनेशन दी गई है? स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 37 में ये बताया गया है कि जो हमारे देश के जो डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति किस प्रकार की होगी? इनकी प्रकृति होगी एवाद योग्य। एवाद योग्य अर्थात ये वागी इस
डीपीएसपी के लिए आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं मिलेगा, न्यायपालिका इनको लागू नहीं करवा सकती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी है शासन संचालन के मूलभूत तत्व है, शासन संचालन के मूलभूत तत्व यानी कि फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद में लिखा है कि राज्य क्या करेगा, विधि के द्वारा, राज्य विधि के द्वारा इन नीति निर्देशक तत्वों को या शासन संचालन के मूलभूत तत्वों को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा। ये राज्य का क्या होगा साथियों, कर्तव्य होगा। और मैंने आपको बताया क्योंकि ये कर्तव्य क्या, ये जो डीपीएसपी क्या है, एवाद योग्य है, इसीलिए ये किस प्रकार के कर्तव्य हैं साथियों, नैतिक कर्तव्य हैं। उसके बाद में आर्टिकल 38 की बात की जाए तो आर्टिकल 38 में क्या लिखा है कि हमारा भारत का जो राज्य होगा उस राज्य का स्वरूप किस प्रकार का होगा। तो भारतीय राज्य का स्वरूप किस प्रकार का होगा, हमारा राज्य किस प्रकार का होगा साथियों, कल्याणकारी राज्य होगा, वेलफेयर स्टेट होगा। इस वेलफेयर स्टेट की सहायता से हम क्या करेंगे कि लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उत्थान करने का प्रयास करेंगे। अर्थात इस डीपीएसपी की सहायता से हम देश के अंदर सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने को सुनिश्चित करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर बात करें, आर्टिकल 38 के अंदर समग्र न्याय की बात की गई है। अर्थात ये बोला गया है कि हमें कौन कौन से न्याय की प्राप्ति करनी है। डीपीएसपी में हमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति करनी है। और यही न्याय के प्रोविज़न कहाँ पे थे, यही न्याय के प्रोविज़न प्रस्तावना में भी उल्लेखित थे। उसके बाद में बात की जाए तो हमें क्या करना है, समाज में से असमानता को समाप्त करना है। क्वेश्चन उठा कि समाज में से कौन कौन सी असमानता को समाप्त करना है, प्रतिष्ठा की, संविदा की और अवसर, इनकी असमानता को क्या करना है, समाप्त करना है। अर्थात हमें सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा की, संविदा की और अवसर की समानता सुनिश्चित करनी है। तो ये था साथियों आर्टिकल 38। उसके बाद में हमने देखा आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के अंदर अनेक प्रोविजन थे, तो मैंने आपको ए और डी साथ में बताया। तो ए के अंदर क्या करना है कि हमें देश के सभी नागरिकों को आजीविका के एक समान अवसर देने का प्रयास करना है। ऐसा प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य के द्वारा किया जाएगा। डी के अंदर था कि समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा। यदि एक कार्य महिला द्वारा और सेम वही कार्य पुरुष के द्वारा किया जाता है तो दोनों को वेतन और भत्ते क्या मिलेंगे साथियों, एक समान मिलेंगे। ऐसा प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 39 का क्लोज डी। उसके बाद में अगर बात करें तो आर्टिकल 39 के बी और सी के अंदर जो समाजवादी प्रावधान थे, इसके अंदर बी में क्या लिखा था कि हमारे देश के जितने भी जो फिजिकल रिसोर्सेज है, जो भौतिक संसाधन हैं, उनका स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाएगा ताकि हम क्या कर सके, समुदाय की भलाई को सुनिश्चित कर सके, कॉमन गुड के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति कर सके। अगर हम सी की बात करें तो इसमें बोला गया कि हम हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेंगे ताकि जो धन यानी वेल्थ और उत्पादन के साधन यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो क्या ना हो, ए लाभकारी हाथों में उनका सेकेंद्रण ना हो। अर्थात जो वेल्थ हैं और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका हम क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 39 के अंदर ई और एफ की, तो इसमें बोला गया है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, जिसके अंदर हम पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात कर ले या बच्चों की बात कर ले, वो आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई ऐसा कार्य नहीं करे जो उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी क्षमताओं के अनुरूप ना हो। उसके बाद में अगर एप की बात करें तो ये किससे संबंधित था, बच्चों से संबंधित था, जिसमें ये बोला गया कि राज्य क्या करेगा, बच्चों के गरिमा में जीवन जीने के लिए एवं समतंत्र गरिमा में जीवन जीने के लिए क्या करेगा राज्य साथियों, समतंत्र वातावरण उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। और बाल्यावस्था के अंदर बाल्यावस्था का संरक्षण किया जाएगा और बच्चों के साथ में जो शोषण हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 39 के क्लोज ए की, तो इसमें लिखा था साथियों समान न्याय यानी कि इक्वल जस्टिस और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य क्या करेगा, इस प्रकार के विधिक तंत्र का निर्माण करेगा ताकि सभी लोगों को क्या दिया जा सके, समान न्याय दिया जा सके और निःशुल्क विधिक सहायता दी जा सके। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 में क्या लिखा था, ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी राज्य क्या करेगा साथियों, ग्राम पंचायतों का गठन करने का प्रयास करेगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों को क्या
किया जाएगा, उनको शक्ति दी जाएगी, उनको प्राधिकार यानी अथॉरिटी दी जाएगी। ऐसा क्यों किया जाएगा? ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि गांवों को क्या किया जा सके, स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित किया जा सके। तो ये हुए साथियों आर्टिकल 36 से आर्टिकल 40 तक जो डीपीएसपी की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, हमने उनका क्या कर लिया है, एक क्विक रिवीजन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं जो डीपीएसपी के अगले जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनके बारे में। अगला आर्टिकल है साथियों आर्टिकल 41। आर्टिकल 41। अब इसको देखने से पहले हम क्या करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या का पैटर्न है, उस जनसंख्या के पैटर्न को देख लेते हैं कि हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। पहले क्या होंगे साथियों, बच्चे होंगे, उसके बाद में क्या होंगे, युवा, और उसके बाद में वो क्या बन जाएंगे, वृद्धजन बन जाएंगे, यानी कि सीनियर सिटीजन बन जाएंगे। तो राज्य क्या करेगा, बच्चों को क्या करेगा साथियों, शिक्षा देने का प्रयास करेगा। बच्चों को क्या करेगा, शिक्षा देने का प्रयास करेगा, अर्थात बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार होगा। और जो युवा लोग हैं, उन युवा लोगों को क्या चाहिए साथियों, उनको रोजगार चाहिए, उनको काम पाने का अधिकार, उनको राज्य क्या करेगा, काम पाने का अधिकार देगा। उसके बाद में अगर हम बात करें वृद्धजन यानी जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनको हमें क्या देना है, उनको देना है हमें लोक सहायता, यानी कि पब्लिक सपोर्ट देना है, उनको लोक सहायता देना है। तो इसके अंदर क्या प्रोविजन लिखे हुए हैं कि स्टेट क्या करेगा, शिक्षा देने का प्रयास करेगा, काम का अधिकार देने का प्रयास करेगा और लोक सहायता देने का प्रयास करेगा। लेकिन पहली इसकी जो लाइन लिखी है उसमें कंडीशन भी अप्लाई है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं के भीतर, विकास की सीमाओं के भीतर क्या करेगा, शिक्षा देने का अधिकार और काम पाने का अधिकार और लोक सहायता देने का प्रयास करेगा। अब ऐसा क्यों लिखा गया, क्यों ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि साथियों हमारा जो देश है, उस देश के पास में जो फिजिकल रिसोर्सेज की बात की जाए या आर्थिक संसाधनों की बात की जाए तो उनकी सीमाएं हैं। तो राष्ट्र राज्य के पास में या हमारे जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के पास में जितने संसाधन होंगे, उन्हीं संसाधनों के अकॉर्डिंग और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए राज्य क्या करेगा, नागरिकों को काम का अधिकार देने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, शिक्षा का अधिकार देने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, लोगों को सहायता देने का प्रयास करेगा। अब अगर हम बात काम के अधिकार की बात की जाए तो इसके लिए राज्यों ने क्या किया है, अगर बात करें तो इसके लिए क्या किया गया है साथियों, मनरेगा एक्ट बनाया गया है। और इस मनरेगा की सहायता से जो काम का अधिकार है उसको किस प्रकार का अधिकार बनाया गया है साथियों, एक लीगल अधिकार बनाया गया है। अर्थात मनरेगा की सहायता से स्टेट क्या कर रहा है साथियों, आर्टिकल 41 का इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार से वर्तमान समय में हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो शुरू की गई है, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है साथियों, आर्टिकल 41 से आ रहा है। अर्थात राजस्थान सरकार क्या करने का प्रयास कर रही है, जो आर्टिकल 41 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखे हुए हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास कर रही है। तो उसके बाद में लिखा है साथियों लोक सहायता। क्वेश्चन ये उठा कि हमें लोक सहायता किन किन को देना है। हमें लोक सहायता देना है जो बेकारी में जो लोग हैं, अर्थात जो अगर कोई बेरोजगारी में जो लोग हैं उनको, तो उनको राजस्थान सरकार क्या दे रही है, जैसे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। उसके अलावा जो वृद्धजन है यानी कि जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको भी क्या किया जा रहा है, स्टेट के द्वारा पेंशन प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोगों के लिए भी भारत सरकार द्वारा साथियों सुगम्य भारत अभियान चलाया गया है। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं और इन योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है ये दिखाता है कि स्टेट क्या कर रहा है, जो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 41 है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास कर रहा है, जो कि राज्य का क्या है साथियों, राज्य का कर्तव्य है। और किस प्रकार का कर्तव्य है, एक नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि राज्य अगर इन प्रोविजनों को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, इनको लागू नहीं करेगा, तो साथियों 5 वर्षों बाद में जनता क्या दे सकती है, सरकारों को जवाब दे सकती है। तो ये है आर्टिकल 41। अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 42। अब देखो आर्टिकल 41 में क्या किया साथियों, हमने युवाओं को काम पाने का अधिकार दे दिया। हमने क्या दे दिया, काम पाने का अधिकार दे दिया। लेकिन आर्टिकल 42 क्या बोल रहा है कि काम पाने का अधिकार दिया है,
लेकिन काम करने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जहाँ पे कोई भी वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ की कंडीशन क्या होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, यानी जस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा कैसी होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। कैसी कंडीशन होनी चाहिए साथियों, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो लिखा है कि स्टेट के द्वारा क्या किया जाएगा साथियों, प्रसूति सहायता भी दी जाएगी, प्रसूति सहायता भी दी जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो आर्टिकल 21 ये बोल रहा था कि प्रत्येक नागरिक को क्या होगा साथियों, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार होगा, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो क्या कर सकता है साथियों, ऐसा कार्य भी कर सकता है जो क्या नहीं हो, न्याय संगत नहीं हो, या जहाँ पे वो कार्य कर रहा है वहाँ की दशाएं क्या नहीं हो, मानवीय दशाएं नहीं हो। तो उस कंडीशन में उसका जो गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। इसलिए स्टेट क्या करेगा साथियों, स्टेट ये देखेगा कि जहाँ पे व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ की कंडीशन किस प्रकार की होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उन गर्भवती महिलाओं को स्टेट के द्वारा क्या किया जाएगा साथियों, प्रसूति सहायता दी जाएगी। इसके लिए आप सभी को पता है कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम बनाया गया, जिसकी सहायता से महिलाओं को गर्भवती के समय 26 हफ्ते का क्या दिया जाता है साथियों, अवकाश दिया जाता है। तो ये अवकाश हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लागू कर रहा है, आर्टिकल 42 को लागू कर रहा है। इसके अलावा हम जननी सुरक्षा योजना की बात करें या प्रधानमंत्री मातृत्व लाभांश योजना की बात करें तो ये सभी योजनाएं किससे संबंधित है, प्रसूति सहायता से संबंधित हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि प्रसूति सहायता से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 41 में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि काम पाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 41 में लिखा है। उसके अलावा जो लोक सहायता पाने का अधिकार है वो कहाँ पे लिखा है, वो भी कहाँ पे लिखा है साथियों, आर्टिकल 41 में लिखा है। तो ये हुए हमारे 41, 42। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं साथियों। अब है हमारा आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या बोलता है कि हमें क्या दे दिया, आर्टिकल 41 में क्या दे दिया साथियों, काम पाने का अधिकार दे दिया। आर्टिकल 42 क्या बोल रहा था कि वहाँ की जो कार्य करने की कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आर्टिकल 43 क्या बोल रहा है कि चलो काम करने की कंडीशन भी अच्छी हो लेकिन जो मजदूरी मिले वो मजदूरी भी क्या होनी चाहिए साथियों, अच्छी होनी चाहिए, यानी निर्वाह योग्य मजदूरी। राज्य क्या करेगा कि जितने भी जो वर्कर हैं उन वर्कर को क्या करेगा साथियों, निर्वाह योग्य मजदूरी प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा, अर्थात इस प्रकार की नीतियां बनाएगा ताकि सभी लोगों को क्या मिले साथियों, निर्वाह योग्य मजदूरी मिले। तो काम पाने का अधिकार, उसके बाद में कार्य करने की कंडीशन न्याय संगत होनी चाहिए। आर्टिकल 43 में क्या लिखा है साथियों, निर्वाह योग्य मजदूरी भी उसको दी जाएगी, ऐसे प्रोविजन लिखे हुए। अब ये देखो साथियों, क्वेश्चन ये उठा कि हमें जो निर्वाह योग्य मजदूरी देनी है हमें कौन कौन से फील्ड में देना है, हमें कौन कौन से फील्ड में देना है। तो हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या दी जाएगी, निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी। उसके बाद में लिखा है कि उद्योगों के अंदर जो भी कार्मिक कार्य कर रहे हैं या जो वर्कर कार्य कर रहे हैं उनको भी हम क्या करेंगे, निर्वाह योग्य मजदूरी देंगे। इसके अलावा अन्य कर्मकार यानी अन्य वर्कर या अन्य किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी क्या दी जाएगी, निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे सर्विस सेक्टर आ जाएगा और अदर जितने भी सेक्टर होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे साथियों, अन्य कर्मकार के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो साथियों, ये हो गया निर्वाह योग्य मजदूरी। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोविजन और जुड़ा हुआ है। वो प्रोविजन क्या है साथियों, कि जिस समय हमारा देश का संविधान लिखा जा रहा था या जिस समय हमारा देश का संविधान लागू किया गया, अगर उस समय की अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के पैटर्न को देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था किस
कैसी थी साथियों? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, अर्थात रूरल डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी तो ग्रामीण क्षेत्रों में उस समय मुख्य गतिविधि कौन सी की जा रही थी? मुख्य गतिविधि की जा रही थी साथियों एग्रीकल्चर। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ में कौन कौन से गाँवों के अंदर कौन से उद्योग चल रहे थे? गाँवों के अंदर साथियों कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री भी चल रहे थे। तो राज्य ये प्रयास करेगा, कौन से उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा? कॉटेज इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा, जो कि किनका लक्ष्य था? गांधी जी का लक्ष्य भी था। अब देखो, इस कॉटेज इंडस्ट्री को हम किस किस लेवल पे बढ़ा सकते हैं? इस कॉटेज इंडस्ट्री को हम व्यक्तिगत लेवल पे भी आगे बढ़ा सकते हैं और सहकारी यानी कि कॉरपोरेट लेवल पर भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो राज्य ये प्रयास करेगा कि कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत स्तर पर एवं सहकारी स्तर पर क्या करे साथियों? आगे बढ़ाने का प्रयास करे। तो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे कहाँ पे लिखे हुए हैं? आर्टिकल 43 के अंदर लिखे हुए हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जो हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लागू की गई है, उसका क्या लक्ष्य है कि हमें क्या करना है? कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाना है। तो वो जो हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी है साथियों, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लागू कर रही है? वो आर्टिकल 43 को लागू कर रही है। तो ये हो गया 41, 42, 43। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्टिकल 43 का क्लोज ए, इसमें क्या लिखा है? जो कर्मकार हैं या जो वर्कर है या जो मजदूर हैं, उनको क्या करेंगे हम साथियों? उन श्रमिकों को प्रबंधन की गतिविधि में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अर्थात हम किस प्रकार का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे? हम अपनाएंगे साथियों सहभागी प्रबंधन, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? आर्टिकल 43 के क्लोज ए के अंदर लिखा हुआ है। अब देखो इसको समझते हैं। अगर बात की जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल ए। मैंने बार बार आपको बताया है कि जहाँ पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैपिटल ए के अंदर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि वो संविधान संशोधन की सहायता से जोड़ा गया। तो पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब देखो इसको क्यों जोड़ा गया? इसको जोड़ने से पहले हम कुछ विचारधाराओं की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें मार्क्सवाद की, साथियों मार्क्सवाद की जो विचारधारा है, मार्क्सवादी ये विचारधारा ये मानती हैं कि हमेशा समाज के अंदर अमीर वर्ग एवं गरीब वर्ग के बीच में क्या होगा? संघर्ष होगा। हमेशा कंपनी के अंदर जो मजदूर वर्ग है और जो मालिक वर्ग है, हमेशा उनके बीच में क्या होगा साथियों? संघर्ष होगा। उनके बीच में क्या होगा? संघर्ष होगा। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि उन श्रमिकों को हम मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के अंदर क्या देंगे साथियों? भागीदारी देंगे, उनको पार्टिसिपेशन देंगे। उनको क्या देंगे साथियों? पार्टिसिपेशन देंगे। इसका तात्पर्य है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मार्क्सवादी लक्षण नहीं है, अपितु हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार के लक्षण हैं साथियों? लोकतांत्रिक समाजवाद। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार के लक्षण हैं साथियों? लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतंत्र का तात्पर्य हो गया है कि ऐसा तंत्र जिसके अंदर सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रबंधन के अंदर ना केवल मालिकों की अपितु मजदूरों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में समाजवाद का तात्पर्य हो गया कि ऐसी व्यवस्था जिसका उद्देश्य क्या हो? समुदाय की भलाई करना हो। तो हमें जो प्रबंधन की एक्टिविटीज होती है उसको इस प्रकार से अपनाना है ताकि उसमें मजदूरों की भागीदारी की जा सके, ताकि उसकी सहायता से न केवल मालिकों की भलाई हो अपितु क्या हो साथियों? श्रमिकों की भलाई को भी सुनिश्चित किया जा सके। अब क्या हुआ कि आर्टिकल 41 में हमने देखा काम पाने का अधिकार, आर्टिकल 42 में काम करने की अच्छी दशाएं होनी चाहिए, आर्टिकल 43 के अंदर हमने क्या देखा साथियों? आर्टिकल 43 के अंदर उनको निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी। और आर्टिकल 43 का एक क्लोज क्या बोल रहा है? एक क्लोज ये बोल रहा है कि हम उनको निर्वाह योग्य मजदूरी नहीं देंगे अपितु उनका क्या करेंगे? पार्टिसिपेशन देंगे, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित भी करेंगे। उसके बाद में आर्टिकल 43 का एक क्लोज और है साथियों, आर्टिकल 43 का क्लोज भी। इसमें क्या लिखा है कि हम क्या करेंगे? सहकारी समिति, जो सहकारी समितियां होती है, जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज होती हैं, स्टेट उनको क्या करेगा साथियों? प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। स्टेट क्या करेगा? उनको प्रोत्साहन देगा।
अब देखो सहकारी समितियों से संबंधित प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 43 के क्लोज बी में है। अब यहाँ पे कैपिटल बी लिखा है, इसका तात्पर्य है कि ये हमारे मूलभूत संविधान में नहीं था, अपितु उसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया है तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से जोड़ा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन है साथियों 1907 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में। इस संविधान संशोधन की सहायता से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साथियों 3 जगह चेंजेज किए गए। कहाँ कहाँ पर, मतलब 3 जगहों पे इनको जोड़ा गया। कहाँ कहाँ पे जोड़ा गया, भाग 3 के अंदर, भाग 4 के अंदर और भाग 9B के अंदर। इन 4 भागों पे ये जोड़ा गया। अगर हम बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में कहाँ पे जोड़ा गया साथियों, आर्टिकल जो 19 है उसका क्लोज फर्स्ट है, उसके सब क्लोज सी में। यहाँ पे क्या लिखा गया कि नागरिकों को क्या होगा, नागरिकों को सहकारी समिति निर्माण करने का अधिकार होगा, यह उनकी स्वतंत्रता होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 में क्या लिखा गया, भाग 4 में एक प्रोविजन कहाँ पे लिखे गए, ये लिखे गए आर्टिकल 43 का जो क्लोज बी है वहाँ पे लिखा गया। उसके बाद में अगर हम बात करें भाग 9 की, तो यहाँ पे लिखा गया आर्टिकल 243 के ZH से लेकर ZT तक। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 43 का जो क्लोज बी है, जिसके अंदर क्या लिखा गया है कि राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा, जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इस 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से सहकारी समिति से संबंधित प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भागों में जोड़े गए, तो 3 भागों में जोड़े गए। तो ये इंफॉर्मेशन साथियों आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 43 कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या लिखा है, इसमें जो प्रोविजन है साथियों वो है समान नागरिक संहिता से किससे संबंधित प्रोविजन है, कॉमन सिविल कोड से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 44 के अंदर है। लिखा है कि राज्य क्या करेगा साथियों, समस्त भारत का जो राज्य क्षेत्र है उस भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की स्थापना करने को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। की स्थापना करने की क्या करेगा साथियों, सुनिश्चित करेगा। घा वर्ड क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, एवाद योग्य हैं। ये क्या है, राज्य के किस प्रकार के कर्तव्य हैं साथियों, राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं। अब देखो आर्टिकल 44 में क्या लिखा है कि राज्य क्या करेगा, भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि जो पूरी इंडिया की टेरिटरी है, तो भारत के राज्य क्षेत्र का तात्पर्य हो गया जिसके अंदर 28 राज्य भी हैं और 8 जो यूटी हैं उनको भी हम शामिल कर लेंगे। क्या करेगा, सभी नागरिकों के लिए, अर्थात देश के जो सभी सिटीजन हैं उनके लिए क्या करेगा, समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा, कॉमन सिविल कोड को लागू करने का प्रयास करेगा। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 44 में है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये समान नागरिक संहिता का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि CCC क्या है, समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता का तात्पर्य होता है यदि किसी देश के सभी नागरिकों के लिए जो व्यक्तिगत कानून होते हैं या जो पर्सनल लॉ होते हैं, यदि वो एक समान हो तो इसका तात्पर्य है कि उस देश में क्या है साथियों, समान नागरिक संहिता है। तो क्या होता है समान नागरिक संहिता, जिसके अंदर देश के सभी नागरिकों के लिए जो पर्सनल लॉ है, देश के सभी नागरिकों के लिए जो पर्सनल लॉ है, वो पर्सनल लॉ क्या होना चाहिए साथियों, एक समान होने चाहिए। पर्सनल लॉ क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्वेश्चन ये उठा कि पर्सनल लॉ के अंदर हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, तो पर्सनल लॉ के अंदर आ जाएगा साथियों जो विवाह से संबंधित जो कानून होते हैं, उसके बाद में तलाक से संबंधित कानून या भरण पोषण से संबंधित कानून, या उसके बाद में बात करें हम साथियों उत्तराधिकार की बात करें, या गोद लेने का अधिकार। तो समान नागरिक संहिता का सिंपल तात्पर्य ये होता है यदि देश के सभी नागरिकों के लिए
विवाह से संबंधित कानून, तलाक से संबंधित कानून, भरण पोषण से संबंधित कानून, उत्तराधिकार से संबंधित कानून और गोद लेने से संबंधित जो कानून है, यदि वो एक समान हो तो इसका तात्पर्य है कि देश में क्या लागू हो जाएगी साथियों, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। तो क्वेश्चन उठा कि क्या वर्तमान समय में भारत में समान नागरिक संहिता लागू है या नहीं है। तो इसकी बात की जाए तो भारत में ये यहाँ पे लिखा है राज्य। तो राज्य के अंदर साथियों संघ की सरकारें आ जाएगी कंप्लीट और राज्य की सरकारें भी आ जाएगी। तो राज्य के अंदर हम बात करें तो केवल गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे वर्तमान समय में क्या है साथियों, समान नागरिक संहिता लागू है। बाकी भारत के किसी राज्य में या संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में अभी तक क्या नहीं है साथियों, समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है उसके लिए हम देख लेते हैं कि अभी अगर हम बात करें भारत के अंदर हिंदू कोड एक्ट, जिसके अंदर ये एक व्यापक अधिनियम है, जिसके अंदर क्या है साथियों कि हिंदू धर्म से संबंधित जो विवाह से संबंधित कानून है या उनके तलाक से संबंधित कानून है या भरण पोषण से संबंधित कानून है या उत्तराधिकार से संबंधित कानून है, इन सभी का व्यापक इसके अंदर उल्लेख किया गया है साथियों। अब इस कोड बिल के अंदर किस किस धर्म के प्रोविजन इंक्लूड किए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हिंदू धर्म के तो है ही हैं, हिंदू धर्म के साथ साथ में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन सभी धर्मों के लिए इन 4 धर्मों के लिए साथियों विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, भरण पोषण से संबंधित क्या है साथियों, एक समान कानून बने हुए हैं। लेकिन ईसाई धर्म के लिए इनसे अलग कानून बने हुए हैं और जो मुस्लिम धर्म है उसके लिए भी क्या है साथियों, इन सभी से भी अलग प्रकार के कानून बने हुए हैं। तो इनके अंदर जो विवाह का अधिकार या विवाह से संबंधित कानून की बात की जाए या तलाक से संबंधित कानून की बात की जाए तो उसके लिए क्या बना हुआ है साथियों, मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये कब बना था, 1937, यानी कि मुस्लिम धर्म से संबंधित प्रोविजन इस एक्ट से संचालित होते हैं, जबकि इन 4 धर्मों के प्रोविजन इससे संचालित होते हैं। और ईसाई धर्म से संबंधित जो प्रोविजन होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, उनकी एक अलग विधि बनी हुई है। तो समान नागरिक संहिता कब होगी, समान नागरिक संहिता तब होगी जब इन सभी धर्मों के लिए क्या बना दिए जाए साथियों, एक समान कानून बना दिए जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी साथियों, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। तो वर्तमान में भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की गई है। अब समान नागरिक संहिता लागू करने के अंदर कौन कौन सी संवैधानिक चुनौतियां हैं, क्या भारत के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए, वो मेंस से संबंधित टॉपिक है। तो उसका विश्लेषण मेंस की क्लास में करेंगे। तो आर्टिकल 44 किससे संबंधित था साथियों, समान नागरिक संहिता से संबंधित था। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 45 की, आर्टिकल 45 किससे संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, बच्चों से संबंधित है, जिसमें क्या लिखा गया है कि राज्य क्या करेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर करेगा, यानी कि जो प्रारंभिक शैशवावस्था होती है उसकी देखभाल करेगा। प्रारंभिक राज्य द्वारा जो प्रारंभिक शैशवावस्था होती है उसकी देखभाल की जाएगी। इसके अलावा राज्य क्या करेगा साथियों, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको क्या करने का प्रयास करेगा, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। तो हम बात करें जो हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी सहायता से बच्चों को क्या दिया जा रहा है, पोषण भी दिया जा रहा है, उनका केयर भी किया जा रहा है और उनको क्या दी जा रही है साथियों, शिक्षा भी दी जा रही है। तो ये किसका इम्प्लीमेंटेशन है, ये आर्टिकल 45 का इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अगर हम बात करें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसके अंदर साथियों प्री स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट किया गया है। तो ये प्री स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कौन से आर्टिकल को लागू कर रहा है, आर्टिकल 45 को लागू कर रहा है। तो आर्टिकल 45 किससे संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, इतना ध्यान में रखना है। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है। क्यों देना है साथियों, 6 वर्ष से कम और 6 वर्ष से अधिक को क्या करेंगे, आर्टिकल 21 का जो क्लोज है ए है उसके अंदर लिखा था कि 6 वर्ष से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको राज्य क्या करेगा साथियों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगा। तो ये है आर्टिकल 45। उसके बाद में अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला आर्टिकल है साथियों हमारा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 इसमें क्या बोला गया है कि राज्य यानी स्टेट शब्द वही जो आर्टिकल 36 में लिखा है, राज्य क्या करेगा,
SC, ST और अदर वीकर सेक्शन, अदर वीकर सेक्शन यानी जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब है, और अदर वीकर सेक्शन यानी अन्य पिछड़ा जो वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए क्या करेगा? उनके लिए क्या करेगा साथियों? राज्य ये प्रयास करेगा कि उनके शैक्षणिक हित यानी एजुकेशनल इंटरेस्ट और आर्थिक हित यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इनको क्या करेगा साथियों? इनको प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा, इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके साथ में इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा? इनके साथ में जितने भी जो सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस किए जाते हैं उनको भी समाप्त करेगा। इसके अलावा वो ये भी प्रयास करेगा कि इनके साथ में किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सके। ये प्रोविज़न कहाँ पे लिखे हुए हैं? आर्टिकल 46 में लिखे हुए हैं कि क्या करेगा राज्य? राज्य SC, ST और OWS यानी कि अदर वीकर सेक्शन, इनका क्या करेगा? एजुकेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको प्रोत्साहन करने का प्रयास करेगा, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब देखो इसके अंदर अगर इस आर्टिकल के इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? इसके लिए क्या किए हैं साथियों? जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट है, उस आरक्षण के कॉन्सेप्ट में राज्य ने क्या किया है? आर्टिकल 46 को लागू किया गया है। इसके अलावा SC, ST या OBC के जितने भी जो छात्र हैं उनको जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है वो कौन से आर्टिकल को लागू कर रहे हैं साथियों? आर्टिकल 46 को लागू कर रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार की जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, कौन सी स्कीम साथियों? स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जिसकी सहायता से क्या किया जा रहा है? SC, ST, OBC या महिलाओं, इनको क्या किया जा रहा है साथियों? इसमें उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन वर्गों के क्या है? आर्थिक हितों, इन वर्गों के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने का एक राज्य के द्वारा किया गया प्रयास है। अब इसमें लिखा है साथियों अदर वीकर सेक्शन, इसमें क्या लिखा है साथियों? अदर वीकर सेक्शन, OBC नहीं लिखा है, तो अदर वीकर सेक्शन के अंदर OBC भी आ जाएगा, इसके अंदर EWS भी आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएंगे साथियों? दिव्यांग भी आ जाएंगे, और इसके अंदर क्या आ जाएंगे साथियों? इसके अंदर महिलाएं भी आ जाएगी। तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जब EWS वर्ग को रिजर्वेशन दिया गया तो सरकार राज्य ने जो रेफरेंस में जो आर्टिकल लिया साथियों, कौन सा आर्टिकल रेफरेंस में लिया? आर्टिकल 46 को रेफरेंस में लिया। तो ये है आर्टिकल 46, जिसमें क्या होता है कि राज्य क्या करेगा? SC, ST और अदर वीकर सेक्शन, इनके शैक्षणिक हितों को और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इसके अलावा राज्य ये प्रयास करेगा कि इन वर्गों के साथ में किसी भी प्रकार का सामाजिक अन्याय ना हो और इनके साथ में किसी भी प्रकार का शोषण नहीं हो। तो ये प्रोविजन कहाँ पे लिखे हुए हैं? ये प्रोविजन लिखे हुए हैं आर्टिकल 46 में। उसके बाद में बात करते हैं साथियों आर्टिकल 47 की। आर्टिकल 47 के अंदर क्या है कि राज्य क्या करेगा? राज्य लोगों के पोषण स्तर यानी जो न्यूट्रिशन लेवल है, उस न्यूट्रिशन लेवल को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये उसके अलावा राज्य क्या करेगा? लोगों के जो जीवन स्तर है, लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, ये उनको प्रोत्साहन देगा। उसके अलावा लोक स्वास्थ्य, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ, इस पब्लिक हेल्थ को भी राज्य क्या करेगा साथियों? आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, इनमें इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेगा। ऐसा करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। ऐसा करना राज्य का क्या होगा साथियों? प्राथमिक कर्तव्य होगा, प्राइमरी ड्यूटी होगी। क्या लिखा है कि राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा? जो लोगों का जो पोषण स्तर है, उस पोषण स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा करना स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी होगी। ड्यूटी ही नहीं है अपितु कौन सी ड्यूटी है साथियों? प्राइमरी ड्यूटी है। अब देखो इसके लिए सरकारों ने कौन कौन से प्रयास किए हैं वो भी देख लेते हैं। अगर पोषण स्तर की बात करें तो इसके लिए क्या किया गया है साथियों? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया है, जिसकी सहायता से क्या किया जा रहा है? खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा जो भारत सरकार का जो पोषण अभियान चलाया जा रहा है, उस पोषण अभियान की सहायता से भी क्या किया जा रहा है? आर्टिकल 47 का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन स्तर की, इसके अलावा इसके अंदर हम जो इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है,
जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसका उद्देश्य भी क्या है साथियों, आर्टिकल 47 का इम्प्लीमेंटेशन करना है, जिसकी सहायता से खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा लोगों के लिए सुनिश्चित करने का प्रयास करना है राज्य द्वारा। उसके बाद में अगर हम बात करें जीवन स्तर की, तो जीवन स्तर के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जितने भी जो आयाम होते हैं, उन सभी आयामों के लिए जो सरकारों द्वारा प्रयास किए जाते हैं वो किसके अंदर हो जाएंगे कि वो प्रयास किसके लिए हैं, लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयास हैं। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के लिए स्टेट द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, अगर बात करें भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है वो लोक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की बात कर ले तो जो चिरंजीवी योजना है साथियों, उसका भी उसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, लोक स्वास्थ्य के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर रहे हैं या आर्टिकल 47 का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। उसके बाद में लिखा है साथियों, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आर्टिकल 38 के अंदर तो बताया गया था कि राज्य किस प्रकार का होगा, कल्याणकारी राज्य। तो डीपीएसपी स्टार्ट कहाँ से हुए थे कि आर्टिकल 39 से लेकर अगर आर्टिकल 51 तक के जो आर्टिकल लिखे हुए हैं उनमें से भी साथियों प्राथमिक कौन सा है, प्राथमिक है आर्टिकल 47। उनमें से भी प्राथमिक कौन से हैं साथियों कि आपके सामने साथियों 10 किताबें रखी हैं, उस किताबों में से भी आपको एक किताब को क्या निर्धारित करना है, प्राथमिक निर्धारित करना है। तो प्राथमिक किताब कौन सी है, आर्टिकल 47 वाली। तो ये प्राथमिक कर्तव्य होगा। ये प्राथमिक कर्तव्य क्यों होगा, क्योंकि साथियों हमारी सरकारें ये नहीं देख सकती हैं कि हमारा कोई नागरिक भूखा सो जाए या कोई नागरिक पब्लिक हेल्थ अच्छी नहीं होने के कारण अपने जीवन के अधिकार को खो दे। तो ऐसा करना हमारा राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। ऐसा विजन किन्होंने रखा साथियों, हमारे संविधान निर्माताओं ने आने वाली जो सरकारें हैं उन सरकारों के लिए रखा। तो इसके अलावा आर्टिकल 47 में क्या उल्लेखित है, इसके अलावा साथियों आर्टिकल 47 में उल्लेखित है कि राज्य क्या करेगा, जो मद्यपान है या जो शराब है उस शराब में पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। केवल औषधि के पर्पज के लिए शराब का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऐसी औषधियाँ हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या हैं साथियों, हानिकारक हैं, तो उन औषधियों पर भी क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो अगर हम बात करें गुजरात सरकार की, अगर हम बात करें बिहार सरकार की, उनके द्वारा जो शराबबंदी की गई है उनकी सहायता से वो कौन से आर्टिकल का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो आर्टिकल 47 का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 47, जिसमें पूछा जाता है कि शराबबंदी से संबंधित प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 47 में। पब्लिक हेल्थ से संबंधित प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 47 में। और पोषण स्तर को बढ़ाने से संबंधित प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 47 में। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 इसमें क्या लिखा है साथियों कि राज्य क्या करेगा, राज्य एग्रीकल्चर और जो हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन है उनके अंदर क्या करने वाला है, उनके अंदर आधुनिक यानी मॉडर्न आधुनिक एवं वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक प्रणाली यानी मेथड की सहायता से इन दो सेक्टर को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेगा, संगठित करने का प्रयास करेगा। क्या लिखा है कि राज्य क्या करेगा, एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात कर ली जाए या हस्बेंड्री क्षेत्र की बात की जाए तो उनके अंदर आधुनिकता को अपनाया जाएगा। उनके अंदर क्या किया जाएगा साथियों, साइंटिफिक मेथड को अपनाया जाएगा और उसकी सहायता से इस सेक्टर को क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऐसे संबंधित एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने इसलिए जरूरी थे क्योंकि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारा देश किस प्रकार का था साथियों, कृषि प्रधान समाज था। अर्थात हमारी जो इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी के अंदर जो 70% जो पार्ट है वो कहाँ से आ रहा था साथियों, एग्रीकल्चर से आ रहा था। तो एग्रीकल्चर को बढ़ाना भी जरूरी था। इसके अलावा जो हमारा समाज था वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था। तो अधिकतर जनसंख्या कहाँ पर निवास कर रही थी, गांवों में निवास कर रही थी। तो उससे संबंधित प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए। तो हम क्या करेंगे कि हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में आधुनिक प्रणालियों को अपनाएंगे, वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाएंगे ताकि क्या कर सके, इस सेक्टर को हम अच्छी तरह से और ऑर्गेनाइज कर सके। जो किसानों की आय है उनको हम दुगुना कर सके। तो किसानों की आय को दुगुना करने का जो लक्ष्य सरकारों द्वारा रखा गया है वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है साथियों, आर्टिकल 48 से संबंधित है। इसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है,
तो इसमें क्या किया गया है, जैसे हरित क्रांति की गई है या एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री से रिलेटेड राजस्थान सरकार या भारत सरकार की जितनी भी जो योजनाएं हैं वो क्या कर रही है साथियों, आर्टिकल 48 का इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। उसके बाद में लिखा है कि गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशु और जो वाहक पशु हैं नहीं, जिनकी सहायता से हम क्या करते थे साथियों, जो गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे। तो जो वाहक पशु हैं उनकी जो नस्लें हैं, उनकी नस्लों का क्या किया जाएगा, परिरक्षण किया जाएगा, यानी उनको प्रिजर्व किया जाएगा और उनमें क्या किया जाएगा साथियों, संवर्धन किया जाएगा, यानी कि उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ऐसे प्रोविज़न भी कहाँ पे लिखे हुए हैं, आर्टिकल 48 में लिखे हुए हैं। इसके अलावा इनके वध पर, यानी कि गोवध पर जो इनके वध पर क्या किया जाएगा साथियों, प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो ये प्रोविज़न क्या है आर्टिकल 48 में। तो आर्टिकल 48 के अंदर किससे संबंधित है कि कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रोविज़न है। इसके अलावा जो ये मुख्य रूप से ये जो पशु हैं उनके वध पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा उनकी नस्लों में भी क्या किया जाएगा साथियों, सुधार किया जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय कामधेनु मिशन चलाया जा रहा है वो कौन से आर्टिकल का इम्प्लीमेंटेशन है, वो आर्टिकल 48 का इम्प्लीमेंटेशन है। अगर राजस्थान सरकार द्वारा जो गोपालन विभाग बनाया गया है तो उसका उद्देश्य क्या है साथियों, आर्टिकल 48 का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो ये हो गया आर्टिकल 48। उसके बाद में है आर्टिकल 48 का ही क्लोज ए। इसके अंदर क्या लिखा है साथियों, इसके अंदर लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा, राज्य पर्यावरण यानी जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को का प्रोटेक्शन करेगा और उसका क्या करेगा साथियों, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेगा यानी संवर्धन करेगा। स्टेट क्या करने वाला है, जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करने वाला है और उसका संवर्धन करने वाला है। इसके अलावा वन एवं वन्य जीव इनका क्या किया जाएगा साथियों, इनका रक्षण किया जाएगा या इनकी रक्षा की जाएगी। इनकी क्या की जाएगी साथियों, रक्षा की जाएगी। किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो आर्टिकल 48 का जो क्लोज ए है उसमें किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है, फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन है और वर्ल्ड लाइफ से रिलेटेड प्रोविजन है। एक चीज़ ध्यान रखें कि आर्टिकल 48 का कैपिटल ए लिखा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे मूलभूत संविधान के अंदर ये प्रोविजन नहीं थे। अगर मूलभूत संविधान के अंदर ये प्रोविजन नहीं थे तो बाद में जोड़ेंगे। क्वेश्चन उठा कब जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ेंगे। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर आर्टिकल 48 के अंदर नदी वर्ड नहीं लिखा है, नदी वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे झील वर्ड नहीं लिखा है, ये शब्द यहाँ पे नहीं लिखे। यहाँ पे केवल 3 शब्द लिखे हुए हैं, पर्यावरण लिखा हुआ है, वन लिखा है और वन्य जीव लिखा है। तो भारत सरकार द्वारा या राज्यों की सरकारों द्वारा पर्यावरण के संबंध में या फॉरेस्ट के संबंध में और वर्ल्ड लाइफ के संबंध में जितनी भी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका उद्देश्य क्या है साथियों, इस आर्टिकल 48 का जो क्लोज ए है इसका इम्प्लीमेंटेशन करना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 49। तो आर्टिकल 49 किससे संबंधित है साथियों, आर्टिकल 49 में है कि जो राष्ट्रीय महत्व यानी जो नेशनल इम्पोर्टेंसी से रिलेटेड जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं यानी कि जो हमारे स्मारक हैं, जो स्थान हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। ऐसा क्या करना होगा, राज्य की कर्तव्य, ऐसा करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व के तत्व लिखे हैं, जबकि हम फंडामेंटल ड्यूटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे है सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं यानी कि पब्लिक जो गुड्स हैं वह वो कहाँ पे लिखा है साथियों, ऐसा लिखा है FD के अंदर यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि DPSP के चैप्टर में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी कहाँ पे लिखा है, पब्लिक प्रॉपर्टी लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में। यहाँ पे क्या लिखा है साथियों, राष्ट्रीय महत्व के तत्व, जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 49 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं 50, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के अंदर क्या किया गया है कि पृथक्करण का सिद्धांत, कि क्या बोला गया है साथियों की न्यायपालिका एवं कार्यपालिका
कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का क्या किया जाएगा, पृथक्करण किया जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण किया जाएगा। यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट भारत में चलता है वो कहाँ पे उल्लेखित किया गया है साथियों, आर्टिकल 50 में उल्लेखित किया गया है कि क्या किया जाएगा कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनको अलग अलग किया जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि जो नागरिक प्रशासन यानी कि जो हमारा सिविल प्रशासन है उस सिविल प्रशासन में जो न्यायिक शक्तियां हैं और कार्यपालिका की शक्तियों को अलग अलग किया जाएगा। ऐसे इसलिए कि लिखा गया साथियों कि 1973 से पहले जो डीएम यानी कि जो जिला कलेक्टर होता था उसी के पास में जमानत का पावर था, लेकिन 1973 में क्या किया गया, हमारे सीआरपीसी के अंदर जो सीआरपीसी है उसके अंदर संशोधन किया गया। उसके बाद में जो जमानत की जो पावर है वो किसको दे दी गई साथियों, जिला न्यायाधीश को ट्रांसफर कर दी गई। और उसकी सहायता से हमने क्या किया, आर्टिकल जो 50 है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसके अंदर क्या लिखा है कि राज्य क्या करेगा, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच में पृथक्करण करने का प्रयास करेगा। ऐसे प्रोविजन कहाँ पे लिखे हुए हैं, आर्टिकल 50 में लिखे हुए हैं। अब है हमारा साथियों आर्टिकल 51, डीपीएसपी से संबंधित जो लास्ट आर्टिकल है उसमें क्या लिखा है कि भारत क्या करने वाला है, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हमारे जो विदेशी संबंध है, विदेशी जो संबंध है या अन्य राष्ट्रों के जब साथ हम संबंध बनाएंगे तो वो कैसे होंगे, हमारे न्याय संगत होंगे यानी जस्ट होंगे और सम्मानपूर्वक यानी कि ऑनरेबल यानी सम्मानपूर्वक हम क्या करेंगे, अर्थात जो रिलेशन बनाएंगे तो हम दूसरा जो राष्ट्र है उसका भी क्या करने वाले हैं साथियों, उसके भी रेस्पेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियां होती है या जितने भी समझौते होते हैं उन समझौतों को क्या किया जाएगा, लागू करने का प्रयास किया जाएगा। और भारत क्या करेगा साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, इंटरनेशनल लॉ है, उस इंटरनेशनल लॉ की क्या करेगा, पालना करेगा। उसके अलावा अगर भारत किन्हीं के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए हमेशा किसका प्रोत्साहन देगा, मध्यस्थता को प्रमोट करेगा, यानी आर्बिट्रेशन को प्रमोट करेगा। तो क्या लिखा है कि हम क्या, भारत क्या करेगा या जो राज्य क्या करेगा साथियों, राज्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देगा। यानी कि भारत ये चाहता है या भारतीय के सभी राज्य ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो साथियों, शांति और सुरक्षा बनी हो। क्योंकि अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व एक चेन के रूप में जुड़ा हुआ है, अगर उस चेन में से एक भी कड़ी कमजोर हुई तो भारत भी क्या हो सकता है साथियों, प्रभावित हो सकता है। इसीलिए भारत हमेशा किसका पक्ष धर रहा है, शांति एवं सुरक्षा का पक्ष धर रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो हमने जो पंचशील का सिद्धांत अपनाया, जो नेम का जो सिद्धांत अपनाया वो किसको लागू कर रहा है साथियों, वो आर्टिकल 51 का इम्प्लीमेंटेशन था। इसके अलावा विदेशी संबंधों में हम क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करेंगे, अपितु हम विदेशी संबंधों को कैसे बनाएंगे, न्याय संगत बनाएंगे, सम्मानपूर्वक बनाएंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय विधियां होती हैं उनका क्या करेंगे, उनकी पालना करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियां होती है, जितने भी समझौते होते हैं उनको लागू करवाने का भी प्रयास करेंगे। राज्य द्वारा ऐसा किया जाएगा और राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी जो विवाद होते हैं उन विवादों का आर्बिट्रेशन की सहायता से, मध्यस्थता की सहायता से समाधान करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिस प्रकार से जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है तो भारत की तरफ से क्या पर्सपेक्टिव रखा गया है कि भारत ये चाह रहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, अपितु क्योंकि ये युद्ध का समय नहीं है इसलिए सरकारों को क्या करना चाहिए, यानी रूस और यूक्रेन को क्या करना चाहिए, डायलॉग एवं डिप्लोमेसी की सहायता से उनके बीच में जो चल रहे विवाद हैं उनका समाधान करना चाहिए। इसके अलावा हमने जब शिमला समझौता किया तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद थे उनका समाधान भी हमने किसकी सहायता से किया, आर्बिट्रेशन की सहायता से किया। तो ये साथियों हमने जाने आज आर्टिकल 41 से आर्टिकल 51 तक जितने भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे डीपीएसपी से संबंधित। अब हम डीपीएसपी से संबंधित जितने भी जो एमसीक्यू है या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका क्या कर लेते हैं, उनका सॉल्यूशन भी जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि साथियों सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है और आपको क्या करना है, मिलान करना है। डीपीएसपी में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये होते हैं कि जो आर्टिकल है
सीधे सीधे आर्टिकल पूछे जाते हैं, तो इन आर्टिकलों को हमें याद करना है। जैसे ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रोविजन कहाँ पे है साथियों, आर्टिकल 40 में। उसके बाद में समान नागरिक संहिता या समान आचार संहिता से संबंधित प्रोविजन कहाँ पे, आर्टिकल 44 में। उसके बाद में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रोविजन कहाँ पे, आर्टिकल 48 के अंदर है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण किया जाएगा, ये प्रोविजन कहाँ पे है, आर्टिकल 50 में है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, ये कहाँ पे है, आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। तो उस उधर भी देख लेते हैं जो आर्टिकल है वो कौन कौन से। आर्टिकल 44 में क्या है साथियों, समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रोविजन है। आर्टिकल 48 के अंदर क्या है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रोविजन है। आर्टिकल 50 में क्या है साथियों, आर्टिकल 50 के अंदर क्या लिखा है, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच में पृथक्करण किया जाएगा। आर्टिकल 51 में क्या लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित प्रोविजन, और आर्टिकल 40 में क्या लिखा है साथियों, ग्राम पंचायतों से संबंधित संगठन। तो जो सूची 1 और सूची 2 के अंदर जो मिलेंगे वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में वर्णित जो डीपीएसपी है, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका वही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इधर भी देख लेते हैं, उधर भी देख लेते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये है आर्टिकल 39 का जो क्लोज ए है उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद में कृषि एवं पशुपालन संगठन, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 48 के अंदर। उसके बाद में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ पे है साथियों, आर्टिकल 40 के अंदर। पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो समान कार्य के लिए समान वेतन क्या कहाँ पे है, आर्टिकल 39 का जो क्लोज दिए है वहाँ पे किए गए। उसके बाद में है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में क्या लिखा है, जो कार्य करने की जो दशाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। इसके अलावा प्रसूति सहायता का प्रोविजन भी यहीं पे है। उसके बाद में आर्टिकल अगर हम 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 में क्या लिखा है साथियों, निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई। आर्टिकल 41 में क्या है, काम पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 39 का ये डी क्या हो जाएगा साथियों, कि समान कार्यों के लिए क्या दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा। तो डी ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित जो प्रोविजन है वो कहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें यानी कि जो हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से कहाँ पे। अभी अभी हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 50 क्या बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, न्यायपालिका के बीच में और कार्यपालिका के बीच में क्या करने वाले हैं, पृथक्करण करने वाले हैं। यानी कि जुडिशरी के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में हम सेपरेशन करने वाले हैं, अर्थात हमारे देश के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट को अपनाने वाले हैं। ऐसे प्रोविजन कहाँ पे लिखे थे, आर्टिकल 50 के अंदर। आर्टिकल 50 किससे संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित। किससे संबंधित प्रोविजन है साथियों, डीपीएसपी से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा ऐसा किया जाएगा। तो बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है साथियों जिसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हम न केवल भारत के अंदर हम शांति और सुरक्षा की बात करेंगे, अपितु भारत क्या करेगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति और सुरक्षा की बात करेगा। तो ऐसा प्रोविजन कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 51 क्या है साथियों, एक प्रकार का डीपीएसपी है। तो एक प्रकार का जब डीपीएसपी है तो डीपीएसपी का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों कि भारत संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो नीति निर्देशक तत्वों का जो अध्याय है उसके अंदर जो संशोधन किए गए हैं और संशोधन की सहायता से कौन कौन से प्रोविजन जोड़े गए। अगर हम बात करें साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976, उसकी सहायता से कौन कौन से प्रोविजन जोड़ेगी, उसकी सहायता से जो प्रोविजन जोड़े गए हैं वो है आर्टिकल 39 का क्लोज स्मॉल एफ। तो ये प्रोविजन किससे संबंधित था, बच्चों से संबंधित था कि हम बच्चों को क्या करेंगे, गरिमा में एवं स्वतंत्र वातावरण प्रदान करेंगे। उसके बाद में हम बात करें आर्टिकल 39 का जो क्लोज ए है, आर्टिकल 39 का जो क्लोज ए है ये भी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, जिसमें क्या लिखा गया कि हम क्या देंगे, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल
आर्टिकल 43 का जो क्लोज ए है उस ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें लिखा गया कि हम श्रमिकों को क्या करने वाले हैं, प्रबंधन की गतिविधि के अंदर भागीदारी उनकी सुनिश्चित करने वाले हैं। उसके बाद में आर्टिकल 48 का जो क्लोज ए है ये भी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ये भी साथियों 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से जोड़ा गया, जिसमें तो ये प्रोविजन, ये अगर आर्टिकल की बात की जाए तो ये आर्टिकल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से जोड़े गए साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, 42 था। उसके बाद में अगर हम बात करें कि 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसकी सहायता से जो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया साथियों, उसकी सहायता से जोड़ा गया आर्टिकल 38 का क्लोज 2, जिसके अंदर क्या लिखा था कि राज्य क्या करेगा कि सभी नागरिकों के बीच में और देश के जितने भी जो क्षेत्र हैं उनके बीच में जो अवसर की, जो आय की और जो सुविधा, प्रतिष्ठा की और जो सुविधाओं की जो असमानता है उन असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा, असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये आर्टिकल को ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद में अगर हम बात करें जो 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसकी सहायता से हमने कौन सा आर्टिकल जोड़ा, उसकी सहायता से हमने 43 का क्लोज भी जोड़ा, जिसमें राज्य क्या करेगा, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये तो कहाँ पे लिखा है साथियों, आर्टिकल 39 का जो क्लोज डी है, आर्टिकल 39 का जो क्लोज डी है वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तो हमारे मूलभूत संविधान के अंदर भी सम्मिलित था। उद्योगों के प्रबंधन में जो कामगारों की सहभागिता, ये देखो साथियों ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 43 का जो क्लोज ए है, आर्टिकल 43 का क्लोज ए है, जो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से जोड़ा गया। इसका तात्पर्य हो गया कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में काम, शिक्षा और जो पब्लिक सपोर्ट यानी सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये कहाँ पे लिखा था साथियों, आर्टिकल 41 में लिखा था, जो कि हमारे मूलभूत संविधान में ही था। उसके बाद में श्रमिकों के लिए क्या किया जाएगा, निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाएगी। तो निर्वाह योग्य मजदूरी के जो प्रोविजन है वो कहाँ पे है, आर्टिकल 43 के अंदर किए गए हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों, बी हमारा आंसर हो जाएगा। और एक साथ सभी याद रख लेना कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से प्रोविजन जोड़े गए और 44 कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की सहायता से कौन कौन से प्रोविजन जोड़े गए और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से हमारे डीपीएसपी में क्या प्रोविजन जोड़े गए। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अंदर किसमें इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड और उनके प्रमोशन यानी कि इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड एवं तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्वायरमेंट से संबंधित और फॉरेस्ट से संबंधित और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन से संबंधित प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी हमने देखा डीपीएसपी में अभी हमने साथियों डीपीएसपी में देखा कि डीपीएसपी के आर्टिकल 48 का जो क्लोज ए है उसमें क्या लिखा है कि राज्य क्या प्रयास करेगा, पर्यावरण के संबंध में और राज्य क्या करेगा, वन एवं वन्य जीव के संबंध में संरक्षण से संबंधित प्रोविजन करने वाला है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो क्या करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण करेंगे यानी कि उनका प्रोटेक्शन करेंगे। इसके साथ में नागरिक क्या करेंगे साथियों, वन्य जीवों और नदी और झील इनका क्या करेगा साथियों, संरक्षण करेगा। तो ये जो हम कॉमन बात करें तो ये कॉमन कहाँ पे उल्लेखित है साथियों, ये डीपीएसपी में भी उल्लेखित है और कहाँ पे है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी उल्लेखित है। तो ये डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे साथियों, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा से संबंधित क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट।
ये एक्ट आया था साथियों 1987 में। इसकी सहायता से एक प्राधिकरण बनाया गया जिसका नाम है साथियों NLSA, यानी कि नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसमें क्या किया साथियों, पूरे भारत के अंदर इसी प्रकार की त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया। अगर हम संघ के स्तर पर देखें तो NLSA, अगर इस राज्य के स्तर पर देखें तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे देखें तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब इनका उद्देश्य क्या है साथियों, इन सभी का उद्देश्य ये है कि हमें क्या करना है, आर्टिकल 39 के जो क्लोज ए के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखे हुए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हमें क्या करना है, लागू करना है। अब इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखे हैं कि हमें समान न्याय एवं निःशुल्क, एवं हमें क्या करना है, निःशुल्क विधिक सहायता लोगों को प्रदान करना है। तो इसके लिए नालसा क्या करता रहता है, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करता रहता है साथियों, समय पर समान न्याय के लिए एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जो राज्य की जो संस्था है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसको निर्देशित करता रहता है। इसके अलावा न्याय के संबंध में समय समय पर जागरूकता से संबंधित क्या करता है साथियों, विधियों का निर्माण भी करता रहता है और लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान करता है। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के जो कमजोर वर्ग है, जो मार्जिनल सोसाइटी है, उनको क्या करना है, हमें निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना है। अर्थात सीधा सीधा ये लिखा है कि इस नालसा की सहायता से हमें क्या करना है, आर्टिकल 39 के जो क्लोज ए के अंदर जो प्रोविजन लिखे हैं उनको लागू करवाना है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा है कि ये देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य की जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनको क्या करता रहता है साथियों, निर्देश जारी करता रहता है। ऐसा निर्देश इसलिए जारी करता रहता है क्योंकि भारत में किस प्रकार की प्रणाली है साथियों, एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली को अपनाया गया है। तो इससे भी संबंधित जो ये सिस्टम है, ये किस प्रकार का है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है साथियों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में, विशेष रूप से ध्यान में दे के लिखा है कि भाग 4 में, कहाँ पे साथियों, भाग 4 के अंदर जो निर्देशित सिद्धांत हैं, यानी जो DPSP दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा, ये जो 4 ऑप्शन में दिए हैं उनमें से भाग 4 में कौन कौन से DPSP, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे संविधान के भाग 4 के अंदर जो DPSP दिए हुए हैं, उन DPSP में से कौन कौन से DPSP इन 4 में से हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कर ली जाए तो ये कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 39 के क्लोज डी में लिखा है। उसके बाद में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का जो प्रोविजन है आर्टिकल 44 के अंदर लिखा हुआ है। छोटे परिवारों का मानदंड, ऐसा तो हमने यहाँ पे भाग 4 के अंदर तो ऐसा नहीं पढ़ा साथियों। उसके अलावा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ऐसा राज्य का कर्तव्य होगा, लेकिन ये भाग 4 में नहीं लिखा है। ये लिखा है साथियों आर्टिकल 350A 350A के अंदर कि राज्य क्या करेगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को, राज्य क्या करेगा, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को क्या करेगा साथियों, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से संबंधित प्रोविजन किए जाएंगे। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी साथियों, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये प्रोविजन है कि प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा दी जाएगी वो किस में दी जाएगी साथियों, मातृभाषा में प्रदान की जाएगी। लेकिन यहाँ भाग 4 से संबंधित है तो ये भाग 4 में नहीं है। तो भाग 4 में कौन कौन से हैं साथियों, 1 और 2 हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने साथियों DPSP के चैप्टर के अंदर अभी तक क्या कर लिया है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जान लिए हैं। DPSP से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल जो 51 तक हैं वो जान लिए हैं। अगली जो हमारी DPSP की क्लास होगी, उस DPSP की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे साथियों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो DPSP, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद में ये भी देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स एवं DPSP, फंडामेंटल राइट्स एवं DPSP के संबंध में जो समय समय पर न्यायपालिका के सामने जो विवाद आए वो कौन कौन सी विवाद हैं,
इसके अलावा हम जो डीपीएसपी हैं, डीपीएसपी की जो आलोचनाएं की जाती हैं, आलोचना के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण कथन हैं उनको भी देखेंगे और डीपीएसपी का क्या महत्व है उनको भी देखने वाले हैं। इसके अलावा अभी तक हमने जो डीपीएसपी का चैप्टर पढ़ा है उनका यानी जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण नहीं किया है। तो आगे की जो डीपीएसपी की क्लास होगी उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से डीपीएसपी समाजवादी हैं, कौन कौन से डीपीएसपी गांधीवादी हैं और कौन कौन से डीपीएसपी उदारवादी हैं। यहाँ पे समाजवाद शब्द का क्या तात्पर्य है, कि गांधीवाद शब्द का क्या तात्पर्य है, उदारवाद शब्द का क्या तात्पर्य है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।